हे गाइस, जैसे अंकित और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जीएस विथ अंकित में। तो दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज अभिलेख के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ऐतिहासिक स्रोत में क्या क्या होता है, तो सिक्का के द्वारा हम लोग ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं। अभिलेख के द्वारा हम लोग ऐतिहासिक स्रोत का अध्ययन करते हैं। इसके अलावे हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रियों के बारे में। तो चलिए हम लोग अभिलेख के बारे में पहले देख लेते हैं। कौन कौन से अभिलेख। पहले तो अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख, भित्ति लेख, ये सब में अंतर क्या है, ये सब हम लोग देख लेते हैं पहले। तो पहले तो ये देखिए कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेख को अंग्रेजी में एपिग्राफ या फिर इंस्क्रिप्शंस भी कहते हैं। एपिग्राफ या इंस्क्रिप्शंस। और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों, एपिग्राफी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने पिछला क्लास में देखा था कि सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमेटिक्स। ठीक है, इस तरह से अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाएगा, एपिग्राफी। और सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो न्यूमेस्मेटिक्स। न्यूमेस्मेटिक्स सिक्का का अध्ययन, और अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कुछ कुछ अभिलेख और शिलालेख में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर आप लोगों को कंफ्यूजन इसी में होता है कि अभिलेख जो होता है वो पत्थरों को खोद के लिखा हुआ रहता है। जो बड़ा सा विशाल सा कहीं पत्थर है, अगर उसमें खोद खोद कर अगर लिखा हुआ रहता है तो उसे हम लोग अभिलेख कह देते हैं, उससे हम लोग अभिलेख कह सकते हैं। लेकिन ये छोटा सा पत्थर है, ठीक है, यदि छोटा सा पत्थर है और यदि उस पर कुछ खोद खोद कर लिखा हुआ है तो उसे हम लोग कहेंगे शिलालेख है। बड़ा सा पत्थर है, यदि उसको खोद कर लिखा हुआ रहेगा तो क्या कहेंगे, अभिलेख। और छोटा सा पत्थर है, उसे खोद कर लिखा हुआ रहेगा तो क्या कहेंगे, शिलालेख है। लेकिन यदि कोई इस तरह से लंबा सा ऊंचा सा पत्थर है, ठीक है, लंबा सा ऊंचा सा पत्थर खड़ा कर दिए और उस पर कुछ कुछ लिखवा देते हैं तो वो क्या क्या कहलाता है, स्तंभ लेख। देखिए, शिलालेख का हम लोगों का अभी आम जीवन अभी प्रयोग होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है, यदि कोई मरते हैं तो उनके बारे में नाम, पिता का नाम, मृत्यु कब हुआ है, घर, ये सब एक पत्थर पे लिख करके और स्मारक के रूप में रख देते हैं कहीं पे, तो वो क्या कहला सकता है, तो वो शिलालेख कहला सकता है, क्योंकि वो छोटा पत्थर पे है। ठीक है। स्तंभ लेख, यदि कोई बड़ा सा, जैसे क्या होता था पहले पहले राजा महाराजा को यदि कोई जनता को फरमान देना होता था, किसी बात को बताना होता था, तो क्या करते थे कि बड़ा सा पत्थर पे और अपने फरमान को, अपने आदेश को लिखवा देते थे। तो वो क्या कहलाता था, स्तंभ लेख। क्या कहलाता दोस्तों, स्तंभ लेख। इसके अलावा होता है गुफा लेख। तो गुफा लेख और भित्ति लेख में कोई अंतर है, कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं, कंफ्यूजन है नहीं। यदि गुफा में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो गुफा लेख कहलाएगा। जैसे कि पहले के लोग क्या है कि गुफा में रहा करते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के कहिए या फिर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण के लोगों के बारे में कहिए, तो वो सब के कहाँ रहते थे, तो गुफा में रहते थे। लेकिन गुफा में रहते रहते वो कुछ कुछ गुफा में लिखते थे, गुफा में ही दीवारों पे चित्र वगैरह बनाया करते थे, तो वो कहलाएगा गुफा लेख। और यदि आप घर में है, आपके घर में दीवार है, देखिए हम लोग गाँव में दीवार को भित्ति भी कहते हैं कि देखो भित्तिया खराब हो गया है, तो भित्ति भी कहते हैं, ठीक है। तो दीवार पे यदि लिखा हुआ है तो वो कहलाएगा भित्ति लेख। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। फिर से देखते हैं, अभिलेख को अंग्रेजी में कहेंगे एपिग्राफी या इंस्क्रिप्शन। अभिलेख का अध्ययन कहलाएगा एपिग्राफी। अभिलेख किसको कहेंगे, यदि बड़ा सा पत्थर में लिखा हुआ है तो वो कहलाएगा, बड़ा सा पत्थर को खोद करके लिखा हुआ है तो कहलाएगा अभिलेख। और यदि छोटा सा पत्थर पे लिखा हुआ है तो शिलालेख। लंबा सा स्तंभ जैसा ऊंचा अगर कोई पत्थर गाड़ दिए और उस पर लिखवा दिए तो वो कहलाएगा स्तंभ लेख। गुफा में लिखा हुआ है तो गुफा लेख, और दीवार पे लिखा हुआ है तो भित्ति लेख। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ हम लोग प्रमुख अभिलेखों के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या प्रमुख अभिलेख आखिर है कौन। तो उसको पढ़ने से पहले ये देखिए कि विश्व में, भारत के बाद तो थोड़े विश्व की बात करते हैं, तो विश्व में अभिलेख की शुरुआत किसने किया, अभिलेखों को लिखवाने को, पत्थरों पर लिखवाने का शुरुआत आखिर किया तो किसने किया। तो ईरान का शासक था डेरियस नाम का।
ईरान का शासक था दोस्तों डेरियस। तो ईरान के शासक डेरियस ने ही विश्व में अभिलेख को लिखवाने का शुरुआत किया गया। और विश्व में पहला अभिलेख कहाँ मिला है, तो पहला अभिलेख विश्व का बोल रहा हो जाए तो बोग जगोई नामक स्थान है तुर्की में। तुर्की मध्य एशिया में आता है, आप लोग मैप में देख सकते हैं। तो तुर्की में मध्य एशिया में एक देश है बोग जगोई। तो बोग जगोई में ही पहला अभिलेख विश्व का मिला है। जहां तक कोई कंफ्यूजन है नहीं। चलिए अब हम लोग 3-4 महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में जानते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो देखिए पहला अभिलेख है कि हाथी गुफा अभिलेख है। यह है कहाँ, पहली बात यहाँ पे याद रखिएगा कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ मिलेगा आप लोगों को, तो उड़ीसा में। अब इसमें किस चीज के बारे में चर्चा है, किसने लिखवाया था, क्या था, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए हाथी गुफा अभिलेख पहले मिलेगा कहाँ, उड़ीसा में। इसको बनवाया किसने था, लिखवाया किसने था, तो कलिंग आप लोगों को पता होगा, वही कलिंग युद्ध है जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ठीक है, तो कलिंग के राजा खारवेल किसने लिखवाया था, तो कलिंग के राजा खारवेल ने लिखवाया था। कौन सा अभिलेख को, तो हाथी गुफा। और जैसे ही कलिंग बोलेंगे तो आप लोग उड़ीसा ही समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि कलिंग उड़ीसा में ही है। अब देखिए अब इस अभिलेख में किस चीज का चर्चा है, तो कलिंग युद्ध की चर्चा है। वही कलिंग युद्ध की चर्चा है जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अच्छा, एक कलिंग युद्ध हुआ था तो अशोक और किसके बीच में हुआ था, तो अशोक और कलिंग युद्ध के राजा नंदराज, ये दोनों के बीच हुआ था। क्वेश्चन यही पूछ जाता है कि जो नंदराज था ये किस वंश का राजा था, तो ये गंग वंश का था। गंगा नहीं दोस्तों, गंग वंश। ठीक है, तो कलिंग हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में है जिसको कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था, लिखवाया था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है और इसमें कलिंग का राजा कौन था उस समय, जिस समय कलिंग युद्ध हुआ था उस समय की बात किया जा रहा है। तो जिस समय कलिंग युद्ध हुआ था अशोक और कलिंग में, तो वो नंदराज के बीच हुआ था और नंदराज गंग वंश का राजा था। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। आगे देखिए एहोर अभिलेख है। एहोर अभिलेख दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। एहोर अभिलेख जो है वो राजस्थान में पड़ता है। अब इसमें बाबू क्या है कि इसमें पुलकेशिन द्वितीय और ने लिखवाया है, और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। इस बात की चर्चा हम लोगों को कहाँ मिलेगा, अहोर अभिलेख से मिलता है। तो देखिए अभिलेख से हम लोग बहुत सारा इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अहोर अभिलेख कहाँ है, राजस्थान में है। बनवाया किसने था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। इसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, इस बात की चर्चा किया गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ मिलेगा आप लोगों को, गुजरात में। जूनागढ़ भी गुजरात में है, तो जूनागढ़ अभिलेख कहाँ मिलेगा आप लोगों को, तो गुजरात में। अच्छा, इसमें किस चीज का चर्चा है, तो पहले देखिए कि इसमें रुद्रदामन कौन है, रुद्रदामन। पहले याद रखिए कि जूनागढ़ अभिलेख बनवाया किसने था, तो जूनागढ़ अभिलेख को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो रुद्रदामन होगा या तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। रुद्रदामन, हाँ रुद्रदामन ने बनवाया था। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख, इसमें सुदर्शन झील की चर्चा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सुदर्शन झील कहाँ है, तो सुदर्शन झील गुजरात में है। ठीक है, अब ये सुदर्शन झील को बनवाया किसने था, तो इस सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और इस चीज का चर्चा हम लोगों को, इस चीज का जानकारी हम लोगों को जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अब इससे पता ये चलता है दोस्तों कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये तो मगध का सम्राट था, मतलब बिहार कह सकते हैं मगध। और यहाँ से मतलब गुजरात कहाँ है, बहुत ज्यादा दूर है, मतलब पश्चिमी घाट पे है। तो वहां तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन फैला हुआ था। ये सब हम लोगों को जानकारी मिलता है किससे, तो जूनागढ़ अभिलेख से। तो जूनागढ़ अभिलेख कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। रुद्रदामन ने बनवाया था और रुद्रदामन ने इस चर्चा किया है कि सुदर्शन झील का चर्चा है, और सुदर्शन झील को बनवाया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है प्रयाग अभिलेख है। प्रयाग अभिलेख कहाँ मिलेगा, इलाहाबाद, क्योंकि अब इलाहाबाद का नया नाम हो गया है प्रयागराज। और पहले भी इलाहाबाद का नाम भी पहले प्रयागराज ही था, लेकिन प्रयागराज से नाम अकबर ने इलाहाबाद करवा दिया था। तो ये सब इतिहास है, हम लोग देखते रहेंगे। तो देखिए प्रयागराज अभिलेख कहाँ मिलेगा, इलाहाबाद में, जिसको समुद्रगुप्त ने बनवाया था। और समुद्रगुप्त अपने विजय की चर्चा किया था कि भाई हम विजय हुए हैं, हम जीते हैं, इस बात की चर्चा हुआ है प्रयाग अभिलेख में। और एक शिलालेख है, ठीक है,
सॉरी यहाँ पे स्तंभ लेख हो गया है, यहाँ पे आप लोगों का अभिलेख हो गया, स्तंभ लेख होगा, ठीक है, स्तंभ लेख, ठीक है दोस्तों। तो हेलियोडोटस या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख ये कहाँ मिलेगा आप लोगों को? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। तो गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख कहाँ मिलेगा? एमपी में, मध्य प्रदेश में। इस अभिलेख में दोस्तों भागभरत ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। तो क्वेश्चन है कि भागवत धर्म की जानकारी हमें किस अभिलेख या किस शिलालेख से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख या फिर हेलियोडोटस स्तंभ लेख। स्तंभ लेख के जगह पे आप लोगों को शिलालेख या अभिलेख भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि ज्यादा अंतर नहीं होता है। चलिए अब हम लोग कुछ विदेशी के बारे में देख लेते हैं, विदेशी यात्रियों के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखिए पढ़ते हैं कुछ विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन, मतलब कुछ विदेशी यात्री जो आए थे भारत में और उन लोगों ने भारत के बारे में क्या लिखा, उन लोगों का भारत के बारे में क्या विचार था अपने किताब में, और कौन सा किताब लिखा। अब क्या लिखा इतना तो विस्तार पूर्वक हम लोगों को जाना नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि वो किताब का लेखक कौन है, वो यात्री कहाँ के था। ये सब अब तक हम लोगों ने ये सब देख लिया था। ऐतिहासिक काल में क्या क्या देख लिया कि सिक्का का अध्ययन, सिक्का के बारे में कुछ कुछ देख लिए थे कि टेराकोटा सिक्का कौन होता है, शीशा का सिक्का किसने चलवाया था, तांबे का सिक्का किसने चलवाया था पहले, दाम क्या होता है, असरफी क्या होता है, रुपया का शुरुआत किसने करवाया था, ये सब देख लिए। उसके बाद हम लोग अभिलेख के बारे में देख लिए, शिलालेख के बारे में देख लिए, दो चार हम लोग महत्वपूर्ण अभिलेख भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से विदेशी यात्री जो थे वो भारत के बारे में क्या वर्णन किए। ठीक है, तो विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन इस बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला यात्री के बारे में देखिए दोस्तों, फाहियान। अब देखिए यहाँ से 1 से लेकर के 4 तक, ये आप लोग याद रखिए कि ये चारों चीन का यात्री था। कहाँ से आया था? तो चीन से आया था। एक बार आ गया था एग्जाम में क्वेश्चन में कि चारों ऑप्शन दे दिया था और बोला था कि इसको मिलान कीजिए कि सीरियल वाइज कौन पहले आया कौन बाद में आया, इस तरह से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ईस्वी सन उन लोगों का भारत आने का ईस्वी सन भी दे दिया है। तो पहले कौन था दोस्तों? तो फाहियान। कहाँ का था? तो चीन का था। अच्छा, इसका किताब क्या था? तो फाहियान के किताब था फो क्यू की। तो फाहियान का किताब का नाम क्या था? तो फो क्यू की। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, तो फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आया था। और इसका किताब का नाम क्या है? तो फो क्यू की। कहाँ का रहने वाला था? तो चीन का। अब एक बात देखिए, इसमें क्या लिखा था? तो अपने समय के मतलब 399 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो उस समय के कैसा भवन होता था, कैसा कौड़ी था, क्या था, ये सब के बारे में चर्चा किया गया है। किस किताब में? तो फो क्यू की किताब में। चाइनीज का नाम ही वैसा रहता है, हम क्या कर सकते हैं। दूसरा है संयुगन। दोस्तों देखिए, संयुगन ये भी चीन का था और 1518 ईस्वी में आया था। 1518 ईस्वी में आया था, चीन का आने वाला था। ये भारत में 3 साल की यात्रा के लिए आया था और बौद्ध धर्म का जो इम्पोर्टेंट चीज था वो सबको फोटोकॉपी वगैरह करके यहाँ से ले गया था। अब देखिए, फोटोकॉपी करके ले गया था मतलब उस समय फोटोकॉपी का मशीन नहीं था। ठीक है, उस समय फोटोकॉपी का मशीन था नहीं। तो कहो तो कैसे किया था? तो उस समय हाथ से ही लिखवाने वाला यानी कि नकल उतार देना है। ठीक है, तो नकल करना, उतार देना, इस चीज को करवा करके और 3 साल की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां को इकट्ठा किया और अपने साथ चीन लेकर के गया था और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारा जानकारी लिया था। नेक्स्ट हमारा यात्री है, चीनी यात्री है ह्वेनसांग। कौन है? ह्वेनसांग। ये भारत कब आया था? तो 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में ह्वेनसांग भारत आया था। कहाँ का था दोस्तों? तो चीन का। इसका किताब का नाम क्या था? तो CU की। क्या नाम किताब का नाम है? तो CU की। अब ह्वेनसांग के बारे में इंपॉर्टेंट है याद करना। पहली बात की ये अक्सर पूछता है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में। या भी पूछेगा कि हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? 4 को ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग क्या बनाइएगा, मारिएगा, तो ह्वेनसांग। दूसरी बात है, इसके बारे में ये याद रखिए, उस समय भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, भारत का कहे तो पूरे विश्व में नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा नाम था, जो कि आज खंडहर हो गया है। फिर से नीतीश कुमार साहब ने इसको बनवाया है। तो देखिए, अच्छा है, बढ़िया बात है, होना ही चाहिए। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी किए और वहां पढ़ाए भी, दोनों काम।
नालंदा विश्वविद्यालय में वो कौन सा चाइनीज यात्री था या वो कौन सा विदेशी यात्री था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी और पढ़ाया भी, दोनों चीजें। तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो हेनसांग। और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो हेनसांग को। या फिर नीति का पंडित, एक और से कहते हैं दोस्तों, क्या? तो नीति का पंडित या यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग को। किसको? हेनसांग को। कहाँ का था रहने वाला? चीन का। किताब क्या था इसका? सीयू की। किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने पढ़ाने का काम दोनों किया। किसने? हेनसांग ने। और नेक्स्ट चाइनीज है हम लोगों का इत्सिंग। कौन है दोस्तों? इत्सिंग। कब आया था? तो 673 ईस्वी में। तो देखिए, फाहयान संयुगन हेनसांग इत्सिंग फासा हाई, कुछ कुछ कर सकते हैं। तो फाहयान संयुगन हेनसांग इत्सिंग। हालांकि ये याद रखना आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग ये पीरियड याद रखिए कि किस समय कौन आया था, इससे आप लोगों को आसानी हो जाएगा याद करने में। कहाँ का था? चीनी। ये जो था इत्सिंग, ये त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक होता है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक होता है। तो इसका 400 कॉपियां, भारत से 400 कॉपियां चीन लेकर गया था। कौन? इत्सिंग। कहाँ का रहने वाला था? तो चीन का। इतना ही चीनी के बारे में 4 काफी हैं। आगे देखते हैं हम लोग इब्न बतूता के बारे में। नाम तो सुने ही होंगे, इब्न बतूता। कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का दोस्तों? तो मोरक्को का रहने वाला था। 7000 किलोमीटर चल करके आया था ये। कौन? इब्न बतूता। कहाँ से? मोरक्को से आया था भारत। इसका पुस्तक अक्सर पूछता है कि रेहला के लेखक कौन है? रेहला। तो रेहला के लेखक है इब्न बतूता। ये किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। किसके दरबार में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कौन? तो इब्न बतूता। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक, फारस का रहने वाला है। तो दोस्तों, फारस का जहां तक बात किया जाए तो अभी के समय में फारस नाम का कोई देश है नहीं, लेकिन हाँ, उसका नाम परिवर्तन हो गया है। जैसे कि अभी जो है ईरान, ठीक है। तो ईरान का ही पुराना नाम था फारस। लेकिन देखिए, भूगोल से नहीं होता है, इतिहास में भले नाम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखे थे प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में है, पहले भी था अकबर से पहले तो प्रयाग ही नाम था, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर से प्रयाग हो गया। तो अब शहर का नाम, देश का नाम चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन उसका भौगोलिक चेंज भूगोल से नहीं होता है। तो ईरान के पास है एक खाड़ी जिसको कहते हैं फारस की खाड़ी, नाम सुने होंगे। तो उसी देश के नाम पे था। तो अब्दुल रज़ाक कहाँ का था? फारस, यानी आज का ईरान, ठीक है। इसका पुस्तक का नाम मतलाए शाहीन। तो मतलाए शाहीन का लेखक, मतलाए शाहीन का लेखक अब्दुल रज्जाक। मतलाए शाहीन का लेखक अब्दुल रज्जाक। आप कोशिश कीजिए बोलने का, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? तो कृष्णदेव राय। वो विजयनगर, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में है। तो विजयनगर बहुत ही बड़ा, बहुत ही समृद्ध उस समय साम्राज्य था, ठीक है। और आप लोग कृष्णदेव राय के बारे में नहीं जानते हैं तो तेनालीराम के बारे में जानते ही होंगे। तो तेनालीराम कृष्णदेव राय के ही दरबार में रहते थे। तो और अब्दुल रज्जाक कृष्णदेव राय के दरबार में, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में आए थे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को फिर से हो गया, आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पुस्तक एवं उनके लेखकों के बारे में देख लेते हैं। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो इधर पुस्तक लिखा हुआ है या लेखक लिखा हुआ है। तो पहला पुस्तक हम लोगों का है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका का लेखक कौन है? हेरोडोटस। देखिए, हाँ हिस्टोरिका, हाँ हेरोडोटस, याद रखना है। हिस्टोरिका का लेखक है हेरोडोटस। हिस्टोरिका का लेखक हेरोडोटस। इंडिका मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। जियोग्राफिका टॉलमी। जियोग्राफिका टॉलमी। जियोग्राफिका टॉलमी। हालांकि ये सब के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। करीब 100-150 क्लास चलेगा आप लोगों को हिस्ट्री का, ठीक है। अब कहिएगा मत, बस खाली रेगुलर आप लोग रहते रहिए। अरे आप लोग क्या रेगुलर रहिएगा, हम ही नहीं रह पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, रहेंगे आप। अच्छा, हिस्टोरिका का लेखक कौन है? हेरोडोटस। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक कौन है? तो प्लिनी, ठीक है, प्लिनी। हिस्टोरिका का लेखक हेरोडोटस और नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक प्लिनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए दो और देख लीजिए, किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी और तहकीक ए हिंद के लेखक अलबरूनी। किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी और तहकीक ए हिंद का लेखक अलबरूनी। और कांगयूर या तंगयूर,
कांगयूर के लेखक तारानाथ, तंगयूर के लेखक तारानाथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि साहित्य, साहित्यिक स्रोत, इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो साहित्यिक स्रोत, इसको भी दो भाग में बांट दिए थे। किस में, तो धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक को दो भाग में बांट दिए थे, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण हम लोग क्या देखे थे, तो वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और गैर धार्मिक में जैन बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आने वाले 3 से 4 क्लास में हम लोग इतना तक खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इतना आप लोग देख लीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोग से है, आप लोग देख रहे हैं अंत तक वीडियो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब पे पता नहीं हमको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से सर्च में मेरा चैनल सर्च में नहीं आ रहा है। तो इसका बस एक उपाय है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, सपोर्ट कीजिएगा तभी हम लोग, मुझको भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। और दूसरी बात है, अगर आप लोग कहिएगा तो हम बहुत जल्द ही 2-4 दिन के अंदर ही पॉलिटी का क्लास लाएंगे। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉलिटी अगर एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए इतना तक काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।